शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर में जून एंड दिसंबर 2021 के जो आपके 10 सवाल आए थे यूनिट नंबर 8 के वो वाले। ठीक है, ओके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ये वाली ई बुक कैसे लेनी है, जहां पर आपको यूनिट वाइज PYQs अरेंज मिलते हैं प्रत्येक यूनिट के, उसको आप देख लें। और अगर आप ऑलरेडी गोल्ड PYQ प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो ये आपको ऑलरेडी फ्री प्रोवाइड हुआ है। ओके, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट करते हैं जून एंड दिसंबर 2021। और ये जो पेपर है ये आपको काफ़ी कुछ आज सिखाने वाला है, काफ़ी कुछ जो है आप डिटेल में जाएंगे और दिमाग को सेट करके आप समझेंगे कुछ चीज़ों को। कुछ सवाल है जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 10 में से आपके 5 PYQ रिपीट मिलेंगे, 5 के आप नए कंसेप्ट सीखेंगे और चलते हैं धीरे धीरे आगे। इसके पहले के आई होप आपने 3 सेशंस देख लिए होंगे, जून 19, दिसंबर 19 और जून एंड दिसंबर 2020। ठीक है, ओके। सबसे पहला सवाल रहा आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं इफ अ पर्सन्स डिस्टिंक्टिव सोशल कैटेगरी मेक्स हिम और हर वल्नरेबल टू स्टीरियोटाइपिंग इट इज रिफर्ड टू एज। ऑप्शंस दिए हैं टोकन इंटीग्रेशन, नियोसेक्सिज्म, इनग्रेटिएशन या फिर टोकन बाइस। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? सवाल पूछ रहा है आपसे यदि किसी व्यक्ति की विशिष्ट सामाजिक कोटि उस पुरुष या महिला को रूढ़ धारणा अपनाने के लिए सहज रूप से प्रवृत्त करता है तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको यहां पर जाति, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस, ठीक है, रूढ़िवाद, रूढ़ धारणा, ये सब आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, कि किस प्रकार से एक समाज का व्यक्ति दूसरे समाज को किस प्रकार से नीचा दिखाता है, ऊपर उठाता है, सब चीजें होती है यहां पर। अगर आप भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं तो आपको ये मालूम है। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए लिखा है रूढ़ धारणा अपनाने के लिए सहज रूप से प्रवृत्त करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस दिए हैं सांकेतिक एकीकरण, अनुग्रह प्रापण, ये आपको कभी नहीं सुना होगा शब्द, नव यौनवाद या फिर सांकेतिक पूर्वाग्रह। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है उसको देखिए। सबसे पहले बताइए क्या ये सवाल इंपॉर्टेंट है? आपको क्या लगता है, क्या बोलेंगे हम? नहीं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही रेयर चांस है, 0.14% चांस है रिपीट होगा। क्या आपने इसके पहले के 3-4 वीडियो में देखा है? नहीं। क्या आगे देखने वाले हो? नहीं। ठीक है, ओके। फिलहाल देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोकन इंटीग्रेशन। इसको आपको ध्यान रखना है अगली बार के लिए। ठीक है, यानी कि इफ अ पर्सन्स डिस्टिंक्टिव सोशल कैटेगरी, अगर आप किसी एक, बनी बात है आप हम सब कहां से आते हैं? एक सोशल कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, हम वहां से बिलोंग करते हैं और हमको क्या होता है, अगर हमको बना देता है हिम और हर वल्नरेबल टू स्टीरियोटाइपिंग, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टोकन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट मतलब क्या है? जुड़ना होता है। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है यहां पर? इसका मतलब होता है जुड़ने से। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है टोकन इंटीग्रेशन के बारे में, ये यहां पर सही आंसर है। तो अगली बार मान के चलिए दिसंबर में, जून में, किसी भी सेशन में अगर ये सवाल सेम टू सेम रिपीट होता है, क्या मार्क करना है? चुपचाप टोकन इंटीग्रेशन मार्क करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं हम किसके बारे में? अगली बात करने वाले हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि है आपका नियोसेक्सिज्म के बारे में। ठीक है, ये जो नव यौनवाद है वो क्या कहता है? देखिए आपको मालूम है मेल और फीमेल, ठीक है, ये दो मेजर जेंडर है। आज हम बात करें आपका ट्रांसजेंडर भी है और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके LGBT कम्युनिटी, वो सब भी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुख्य तौर पर बात करेंगे हम यहाँ पर मेल और फीमेल्स के बारे में। तो क्या बोलते हैं हम जब हम बोलेंगे आपकी जेंडर इक्वलिटी की बात, कि इनके बीच अब कोई असमानता नहीं है, आपको इक्वलिटी यहाँ प्रोवाइड हो रही है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे नियोसेक्सिज्म। ठीक है, नव यौनवाद क्या है कि अब कोई आगे पीछे नहीं है, ना मेल आगे है, ना फीमेल पीछे है, ना फीमेल आगे है, ना मेल पीछे है, वहां पर क्या आ चुकी है? जेंडर इक्वलिटी एक प्रकार से आ चुकी है। थोड़ा बहुत आपका नियोसेक्सिज्म, नव यौनवाद है ना, यौन क्या है? एक महिला का यौन है और पुरुष का यौन है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर नव यौनवाद क्या बोलता है कि दोनों के बीच जो है यहाँ पर ओके मामला चल रहा है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, ना तो ये इंपॉर्टेंट है ना ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है ये शब्द जो लिखा हुआ है इनग्रेटिएशन। इस पूरे सवाल में आपके लिए ये जो इनग्रेटिएशन सवाल है, अनुग्रह प्रापण। अनुग्रह मतलब क्या होता है? अनुग्रह मतलब है किसी को आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से आग्रह वाली जो बात होती है उसी से मिलता जुलता शब्द आता है आपका यहाँ पर अनुग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए अगर आप किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने बॉस के लिए आप क्या करेंगे? बॉस का चाटुकारिता, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में और उपयुक्त वर्ड होगा वो, चाटुकारिता करते हैं वहां पर। ठीक है, किसी लालच की वजह से या किसी अन्य वजह से। ठीक है, ताकि आपको क्या मिले वहां पर? प्रमोशन वगैरह मिले। ठीक है, आप बॉस आएगा तो बॉस के लिए आप खाना लेकर जाओगे। ठीक है, अगर वो बॉस आपके साथ चाय पी रहा है किसी टपरे पे या कहीं मॉल में या कहीं और पे, तो क्या करोगे आप उसकी पेमेंट आप कर दोगे। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो आपका है, आप क्या कर रहे हो, फ्लैटरी वगैरह भी इसके अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, आप क्या ट्राई कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो इंप्रेशन जमाना अपना। ठीक है, आप क्या ट्राई कर रहे हैं वहां पर, आप इंप्रेशन जमाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो सब आएगा किसके अंदर, आपके इनग्रेटिएशन के अंदर। और ये भी कहाँ चिपकती है आगे जाकर, आपको ये भी चिपकेगी आपकी चियालदीनी के साथ में। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक कंप्लायंस करने की, एक मनाने की एक तकनीक है यहाँ पर। ठीक है, कंप्लायंस की टेक्निक्स आप ऑलरेडी जानते हैं काफ़ी सारी। उसी में आपका एक और आता है यहाँ पर इनग्रेटिएशन, कि आपको क्या कर रहे हैं वहाँ पर, अपना जो आप लेवल है उसको वहाँ पर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब मान के चलिए ये आप हैं और ये हम हैं और ये आपका पड़ोसी है। ठीक है, हम दोनों क्या कर रहे हैं, हम दोनों यहाँ पर चाटुकारिता इनग्रेटिएशन नहीं कर रहे हैं, बॉस के साथ नहीं खाना खाते हैं, नहीं पानी पीते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, हम लोग अपने काम से काम रखते हैं। ठीक है, और आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर ये सब चीज़ें करते हैं बॉस के साथ में। ठीक है, कि बॉस खाना ला रहा है तो उसके लिए पानी ला के देंगे, उसकी पेमेंट करेंगे, सब चीज़ें आप जानते हैं ऑलरेडी, ये सब होता है। ठीक है, तो ये जो है फेवरिज्म आ गया यहाँ पर ना, फेवर कर रहे हैं। तो बनी बात है, अगर अगला कोई अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, तो वो किसको पहले प्रेफरेंस देगा, कॉमन सेंस है, आपको पहले प्रेफरेंस देगा बजाय हमारे या फिर आपके पड़ोसी के। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है ये क्या है, आपकी इनग्रेटिएशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ओके। अब ये जो है आपका टोकन बायस, इसका भी कोई मतलब नहीं है, आपको केवल एक शब्द यहाँ पे ध्यान देना है, वो क्या है, वो है टोकन। ठीक है, टोकन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोकन क्या होता है, देखिए आप जो है टोकन कब देते हैं, आपने कभी अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं आप, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या फिर ऐसी दुकान पर जहाँ पे चाय नाश्ते की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ क्या लिखा रहता है, टोकन पहले प्राप्त करें। ठीक है, टोकन पहले प्राप्त करें, वहाँ पे क्या लिखा रहता है, टोकन पहले प्राप्त करें। क्यों लिखा रहता है वहाँ पर, क्योंकि ये है वो काउंटर, यहाँ पे मिलती है वो सब्जी पूड़ी, ठीक है, वो सब मिलता है यहाँ पर, नाश्ता वगैरह, ब्रेड सैंडविच सब कुछ यहाँ मिलता है, और आप खड़े हो कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, आप जाते हो कहाँ पे, काउंटर पे, इसको आप क्या देते हो, कैश या यूपीआई से पेमेंट करते हो। अब फिर वहाँ से संबंधित व्यक्ति आपको एक इस प्रकार से एक टोकन देता है, इस टोकन को लेके कहाँ जाते हो, आप यहाँ पर जाते हो। तो इनको क्या समझ में आता है कि भैया इन्होंने जो है, ये जो व्यक्ति है, इनकी पेमेंट मिल चुकी है। ठीक है, इनकी पेमेंट मिल चुकी है, अब ये जो व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए क्या मिलेगा, इनको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टोकन के ये जो लोग यहाँ पर हैं सर्व कर रहे हैं आपको, वो क्या समझते हैं कि टोकन मिल गया मतलब इन्होंने वहाँ पर पेमेंट कर दी है, अब इनको जो है क्या दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से होता है आपके मेंटल हॉस्पिटल्स में, यहाँ वहाँ पर, तो उनको देखिए, उनको पैसे देंगे, अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है उनको पैसे देंगे तो क्या कोई मतलब है उसको, उनको पैसे देंगे कोई मतलब नहीं है, पैसे फाड़ के फेंक देंगे वो। ठीक है, तो उनको क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे उनको टोकन दिए जाते हैं, और उस टोकन की मदद से क्या होता है, बाद में जब वो ठीक हो जाते हैं तो कुछ खरीद सकते हैं, या फिर कुछ खाने का वस्तु मंगा सकते हैं, या फिर अपने परिजनों से मिल सकते हैं, ये सब का उनको वहाँ पर बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उसका किसका होता है वो होता है आपका टोकन, टोकन इकोनॉमी, टोकन वो जो है चीज़ें हैं वो यहाँ पर इसकी बात करता है। ठीक है, ओके। तो इस सवाल में सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 1 सांकेतिक एकीकरण जो है वो यहाँ पर इसका सही आंसर है। इसके बाद क्या ये सवाल आगे आएगा, नहीं, लेकिन जो चीज़ आपने सुनी है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के अंदर, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखो, एक फिर से बहुत बढ़िया तरीके से क्या रिपीट हुआ है आपका, यहाँ पर PYQ रिपीट हुआ है, बताइए हुआ है कि नहीं। इसको हम यहाँ पर थर्ड टाइम सॉल्व कर रहे हैं आपके डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को। 3 पेपर में ऑलमोस्ट हमने किया है इसको, डोर मूवी के बारे में। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का विसरण, आपका ये चलेगा यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरदायित्व का विसरण सप्रत्यय की व्याख्या करता है। अब यहाँ पर ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, क्योंकि ये सवाल ना यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको आगे भी देखने मिलेगा। ठीक है, आगे कैसे देखने मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे जब आगे वाले वीडियोस देखेंगे, लेकिन ये चारों ऑप्शंस आपके लिए IMP रहेंगे। ठीक है, ओके। पीपल हेल्प अदर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर इमोशनल डिस्कम्फर्ट। ठीक है, अपना जो इमोशनल, अपना जो संवेग है, खराब फील हो रहा है, उसके लिए कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, क्या ये डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, ओके। अगला देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आगे आपको बताएंगे आने वाले वीडियोस में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, और आपने किस प्रकार से इसको PYQ में 2021 में ही ऑलरेडी आप सॉल्व करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ग्रेटर यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ विटनेस टू एन इमरजेंसी, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे इमरजेंसी के अंदर, द लेस लाइकली द विक्टिम्स आर टू रिसीव हेल्प। ठीक है, ये है आपका सही आंसर, कि उनको जो है मदद कम मिलेगी अगर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग रहने वाले हैं तो। ठीक है, हेल्पिंग अदर्स इज अ मीन ऑफ इंक्रीजिंग ओन स्टेटस इन रेपुटेशन, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, टू हेल्प समवन इन नीड, और ये भी आंसर नहीं है। ये सब आपको आगे जाके PYQ में मिलने वाला है, 23, 24, 25 के PYQs में आपको ये चीज़ें टकराएंगी। ठीक है, इसलिए ये वाला पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरदायित्व का विसरल संप्रत्यय की व्याख्या करता है? किसी आकस्मिक स्थिति का जितनी अधिक संख्या में साक्ष्य होते हैं, प्रभावित लोगों को सहायता मिलने की संभावना उतनी ही कम होती है। अगर आप रोड से जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा और आप वहां पर अकेले खड़े हो तो आप वहां पर मदद नहीं करोगे। इसी से एक मिलता जुलता कंसेप्ट हमने सॉल्व किया है आपका प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस के बारे में, ठीक है। बहुलवादी उपेक्षा भी हमने जो है सॉल्व किया है ऑलरेडी पीवाईक्यू के अंदर, उसका संबंध भी कहीं ना कहीं ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन से था, ठीक है, कि नथिंग इज रॉन्ग इन एन इमरजेंसी, वहां पर कुछ भी गलती नहीं है क्योंकि कोई भी वहां पर हमको कंसर्न नहीं लग रहा है। इसको हम ऑलरेडी पिछले पीवाईक्यू वीडियोस में कर चुके हैं, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है? विटनेस टू एन इमरजेंसी, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना क्या है वहां पर मदद कम मिलेगी। एक पार्टी में दूल्हा गिर जाता है तो वहां पे कौन मदद करता है? कोई मदद नहीं करता। उसको लगता है कि उसके घर वाले उठा लेंगे, उसको लगता है कि लड़की वाले उठा लेंगे, फिर उनको लगता है दोस्त उठा लेंगे, और कोई नहीं उठाता है उस दूल्हे को, ठीक है। आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है ऐसा वहां पर? विक्टिम्स आर टू रिसीव हेल्प, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी कम उनको वहां पर सहायता मिलेगी। अब यहां देखिए अगला सवाल है, बिहेवियर इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ बिहेवियरल इंटेंशंस, दिस इज एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। और यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरीज स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ये पेपर इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है 2021 का पेपर कि ये जो सवाल है आपको आज भी पूछ रहे हैं, ठीक है। आज भी इसके सवाल आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ रीजंट एक्शन, ये यहां पर इसका सही आंसर है। सबसे पहले आपने क्या ज्ञात करना है? आंसर सही कौन सा है उसको आपने नोट डाउन करना है, दिमाग में एनकोड करना है। व्यवहार व्यवहारिक अभिप्रायों का प्रत्यक्ष परिणाम है, इसकी व्याख्या निम्नलिखित में से किसकी है? सही आंसर क्या है? तार्किक क्रिया का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ रीजंट एक्शन। ना यहां पर कोई सामाजिक प्रभाव का सिद्धांत है, ना यहां कोई संगत अनुमान का सिद्धांत है, और ना ही यहां पर कोई साम्यता का सिद्धांत की बात हो रही है। सिंपली किसकी बात कर रहे हैं? थ्योरी ऑफ रीजंट एक्शन की हम बात कर रहे हैं। एंड जो अब इंपॉर्टेंट नाम आने वाला है आपके जीवन में वो है आपका पीवाईक्यू। फिशबीन इनका नाम है, फिश मछली होती है ना, फिशबीन एंड आजन, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिशबीन एंड आजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पीवाईक्यू में पूछा है अभी रिसेंट पीवाईक्यूज में 24 के 25 के पूछ रहे हैं आपको रिसेंटली, ठीक है। फिशबीन एंड आजन की यहाँ पर बात होगी। थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन किसने दी है? आपको दी है फिशबीन एंड आजन ने। आपको दिखाएंगे आगे आने वाले वीडियोज में कि आपने इसको 2021 के पीवाईक्यू में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। वो क्या बात करते हैं? कुछ इस प्रकार से बात करते हैं, आपका जो एटीट्यूड है, कुछ नॉर्म्स है, बिहेवियरल इंटेंशन, इसी की हम बात कर रहे हैं। बिहेवियरल इंटेंशन आएगा और फिर आपको यहाँ पर बिहेवियर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि कोई व्यक्ति, अगर आप हैं, ठीक है, आप किस प्रकार से व्यवहार करेंगे किसी सिचुएशन के अंदर, वो किस पे डिपेंड करता है? आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी अभिवृत्ति कैसी है, और आपका इंटेंशन कैसा है, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होकर क्या कराएंगे? डिसाइड आपका बिहेवियर यहाँ पर डिसाइड करेंगे। ऐसी ये बोलती है कौन सी थ्योरी? TRA थ्योरी। क्या आपको इतना सा याद रखना है क्या? यस, आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है आपको? TRA नाम की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन। थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन, एक्शन मतलब मालूम है कार्य, और कार्य के पीछे क्या है? रीजन। रीजन मतलब क्या है? कारण, है ना, क्या तर्कना है उसके पीछे। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आप करता है, मतलब आप जो कर्म कर रहे हैं, आप जो बिहेवियर करेंगे, उसके पीछे क्या है? कुछ ना कुछ वहां लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ आपका इंटेंशन होगा। ऐसी ही बात कर रहे हैं इस सवाल के अंदर। थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, आपका जो एक्शन है उसके पीछे कुछ रीजन है, उसी की यहां बात कर रहे हैं। एटीट्यूड प्लस आपका बिहेवियरल इंटेंशन। बिहेवियर इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ बिहेवियरल इंटेंशंस, अभी आपने देखा यहीं पर, ठीक है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिशबीन एंड आजन बाद में जाके यही क्या करते हैं, बाद में जाकर यही थ्योरी क्या बन जाएगी? बन जाएगी थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाद में जाके क्या बन जाएगी? ये थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, यही आपकी बन जाएगी आगे जाकर, ठीक है, इनके द्वारा ही। तो अगला जो है आपका इक्विटी थ्योरी, कोई मतलब नहीं, इक्विटी थ्योरी का मतलब नहीं है, CIF का भी मतलब नहीं है यहाँ पर, और थ्योरी ऑफ सोशल इंपैक्ट की बात भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तार्किक क्रिया का सिद्धांत जो है आपका, है ना, आपकी जो क्रिया है उसके पीछे क्या है? कुछ ना कुछ तर्क है यहाँ पर, उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं ये लोग। अब ध्यान से देखिएगा, ये है आपका पिछला 19 और 20 का PYQ। याद करिए क्या देखा था हमने वहां पर? मेजोरिटी की स्ट्रेंथ, माइनॉरिटी विल, ठीक है, मेजोरिटी स्ट्रेंथ, इमीडिएसी, माइनॉरिटी विल और नंबर ऑफ सोर्सेस, यही हमने देखा था। और यहाँ पे किसकी बात है? ये दिया हुआ है आपकी सोशल इंपैक्ट थ्योरी के अंदर। SIT थ्योरी में क्या तीन चीजें आएंगी? स्ट्रेंथ आएगी, इमीडिएसी आएगी या नंबर ऑफ सोर्सेस आएंगे। ये आपका सीधा सीधा आपके सामने PYQ यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? लिंक करना है पुराना वाला PYQ। थ्योरी ऑफ सोशल इंपैक्ट किसके द्वारा दी गई है? आपको दी गई है यहाँ पर बिब लेटने के द्वारा यहाँ पर दी गई है। इसके अंदर क्या क्या आता है? मेजोरिटी की स्ट्रेंथ, इमीडिएसी और आपके नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज या पर्सन जो भी है वहां पर, ठीक है।
इक्विटी थ्योरी यहां पर नहीं है और ना ही यहां पर करस्पॉन्डेंट इन्फरेंस थ्योरी है। अब यहां पर जो आपकी करस्पॉन्डेंट इन्फरेंस थ्योरी है ये दी गई है किसके द्वारा, ये दी गई है आपको यहां पर एडवर्ड जोन्स एंड कीथ डेविस के द्वारा। ठीक है, कब दी गई है आपको ये आपको दी गई है, एक मिनट, यहां पर ये आपको दी गई है कीथ डेविस के द्वारा, आपको दी गई है यहां पर 1965 के अंदर। ठीक है, प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हो चुके थे 1965 में, आपको दी गई है करस्पॉन्डेंट इन्फरेंस थ्योरी। कुछ जानना है क्या इनके बारे में? हाँ, थोड़ा सा जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, लेकिन अब आया है तो एक बार इसको यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डेंट इन्फरेंस थ्योरी, इन्फरेंस यानी कि किसी के बारे में देखिए जो आप लगाते हैं अनुमान, इन्फरेंस अनुमान, पेपर 1 ऐसे लिंक होता है। ठीक है, शायद इन्फरेंस मतलब अनुमान ही होता है, देख लीजिए, मतलब आप क्या कर रहे हैं, दूसरों के बारे में जो आप अनुमान लगाते हैं उसकी यहां बात हो रही है। ठीक है, जोन्स एंड डेविस ने दिया है 1965 में, पीपल मेक एट्रीब्यूशंस बेस्ड ऑन, पीपल मतलब जो लोग हैं वो एट्रीब्यूशन कैसे लगाते हैं, गुणारोपण कैसे करते हैं, अंडरलाइंग ट्रेट्स जो खुद के हो सकते हैं, बेस्ड ऑन फ्रीली चूजन बिहेवियर। ठीक है, ऑब्जर्व्ड बिहेवियर इज मैच्ड विथ ट्रेट्स रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन, कंसिक्वेंसेस, पर्सनल और पब्लिक, सोशली डिजायरेबल, डज नॉट अकाउंट फॉर पास्ट एक्सपीरियंस, स्टीरियोटाइप, डज नॉट लुक एट नॉन इंटेंशनल बिहेवियर। ठीक है, तो यहां पर केवल जो मुख्य बात यहां पर किसके बारे में है, एट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि आप आंतरिक कारणों को बोलते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल जो आपने देखा हुआ है उसकी यहां पर बात हो रही है। और उसी के साथ आपका ये सवाल भी कंप्लीट होता है करस्पॉन्डेंट इन्फरेंस थ्योरी के बारे में। लेकिन आपने क्या सीखा, बिहेवियर के पीछे इंटेंशन है, कुछ ना कुछ कारण है, उसके पीछे वजह क्या है, वजह है आपकी थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। 3 सवाल देख लिए हैं, 3 में से आपने देखा यहां पर ये एक PYQ है, ये एक नया सवाल है जो नहीं आएगा। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखिए, फिर से आपके लिए एक नया टाइप का सवाल है। द टेंडेंसी टू बिलीव दैट अ टास्क विल टेक लेस टाइम देन इट रियली विल इज नोन एज। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि किसी कार्य में वास्तव में लगने वाला समय से कम समय लगेगा, ऐसा सोचना की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? क्या इसको हम मायाविक चिंतन बोलेंगे, नियोजन तर्कदोष बोलेंगे, आशावादी पक्षपात बोलेंगे, या फिर मूलभूत गुणारोपण त्रुटि बोलेंगे? अब यहां पर देखिए इस सवाल के अंदर सही आंसर क्या है, सबसे पहले आपने वो जानना है। ऑप्शन नंबर 2 प्लानिंग फॉलिसी, ये आप कहां पढ़ते हैं, पढ़ते हो आप पेपर नंबर 1 के अंदर भी। ठीक है, तो पेपर नंबर 1 में जो आप पढ़ते हो वही देखिए यहां भी काम आ जाएगा। प्लानिंग पॉलिसी, आपकी प्लानिंग गलत बैठ गई, आपको लगता है कि आप 10 दिन में ये कार्य पूरा कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आपको लगते हैं वहां पर 30 दिन, तो ये क्या हुआ, आपकी प्लानिंग पॉलिसी है। ठीक है, आपने क्या किया, बिलीव किया कि एक टास्क विल टेक लेस टाइम, आपको लगता है एक PYQ आप एक दिन में पूरा कर लोगे, नहीं, आपको क्या करना है, उसको 5 दिन में करना है। ठीक है, तो ऐसी जो गलती होती है, पॉलिसी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लानिंग पॉलिसी। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर है, देखिए फंडामेंटल एट्रीब्यूशन थ्योरी, कई बार बताया हुआ है, आपकी थ्योरी है FAE करके, फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, आपने NCERT से इसको रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है, वहां से आपको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, ओके, मैजिकल थिंकिंग है नहीं यहाँ, कोई जादुई मायावी चिंतन तो है नहीं यहाँ पर कि ठीक है ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक लिखा है ऑप्टिमिस्टिक बाइस, क्या आपको इस ऑप्टिमिस्टिक से कुछ याद आ रहा है? यस, लर्नड ऑप्टिमिज्म हमने किया था यूनिट नंबर 10 में, किसके द्वारा दिया गया है, मार्टिन सेलिगमैन। इस तरह के करना है आपने भी रिवाइज। ठीक है, जहां जो शब्द दिखा पकड़ के उसको जो है एकदम कर डालना है आपने तगड़े तरीके से। ठीक है, ओके, ऑप्टिमिस्टिक बाइस यानी हर बार आशावादी हैं आप। ठीक है, कि अच्छा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, एवरेज पे चढ़ गए हो फिर भी लग रहा है कि नहीं आप कूद जाओगे, आशावादी हो आप, ऐसी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, नियोजन तर्कदोष। आपकी योजना में, देखिए योजना से निकल के आया है नियोजन, आपकी योजना विफल हो गई, इसलिए क्या है आपका नियोजन तर्कदोष है। यहाँ पर किसी प्रकार से भी आशावादी पक्षपात नहीं है, और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की मूलभूत गुणारोपण त्रुटि है, और ना ही यहाँ पर कोई किसी प्रकार का मायाविक चिंतन है। मायाविक चिंतन क्या होता है कि आपने क्या किया, देखिए मायावी शक्तियां क्या होती है वो आपको मालूम है, मैजिकल थिंकिंग, यस, उसी मायावी की बात हो रही है। माया क्या है, हमेशा खराब रहेगी आपकी। ठीक है, उसको आपने ध्यान रखना है। आप देखिए आप खड़े हैं यहाँ पर, आपको करना है किसी का वशीकरण, किसी का बुरा आप चाह रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार से चीज़ें चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उनको बोलेंगे कि आपकी इच्छा से ये व्यक्ति के साथ ऐसा ऐसा हो जाए। ठीक है, आपकी इच्छा से ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ज़रूरी कि नेगेटिव ही हो, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, जो चिंतन है ये आपका पॉजिटिव फ्रेम में भी जा सकता है। दोनों ही बातें यहाँ पर, अरे एक मिनट, दोनों ही बातें जो है यहाँ पर आपकी लागू होंगी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, यानी कि इस पर्सन के जो बिलीफ हैं, जो विश्वास है, ठीक है, जो रिचुअल्स हैं, उसके आधार पर सामने वाले में कुछ चेंजेस आप कर पाएंगे। उसकी जो बात होती है वो आता है आपका कहाँ पर, वो आता है आपके मैजिकल थिंकिंग के अंदर। लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, किसी टास्क की बात कर रहे हैं जो कम टाइम लेगा, वो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका
प्लानिंग पॉलिसी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अधिकतर देखिए मैजिकल थिंकिंग आपको कहाँ देखने मिलती है, आपको छोटे बच्चों में देखने मिलती है 4 to 5 ईयर्स। ठीक है, 4 से 5 बच्चों के बाल जो लोग हैं, 4 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनके अंदर आपको ये मैजिकल थिंकिंग देखने को मिलती है। उसके बाद जो बच्चा है वो रियलिटी में आ जाता है और उसको फिर मालूम पड़ता है आटे और दाल का भाव। ठीक है, तो आपने भी करना है अच्छे से प्रैक्टिस और बढ़िया से, आपने कोई प्लानिंग पॉलिसी नहीं करनी है। अब देखो फिर से एक और पीवाईक्यू रिपीट, ये आपका दूसरा पीवाईक्यू रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, टैक्टिक्स फॉर गेनिंग कंप्लायंस आर बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी के बारे में आपने सीख चुका है, पहले ही वीडियो में आपने, सेकेंड वीडियो में देखा था हमने इसके बारे में, और आपको इसके बारे के नॉर्म्स में भी बारे में भी पता है। आपको सब कुछ कहाँ से कर रहे हो, पीवाईक्यू की पावर से कर रहे हो और इन वीडियोस की मतलब जो आप सुन रहे हो उससे। ठीक है, लेकिन आपने मेहनत करनी है, तभी आपको जो है रेसिप्रोसिटी में जितना मेहनत करोगे सामने से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बार डंके की चोट पे आपको मालूम है कि आपने भैया पीवाईक्यू लगाया हुआ है, ये 100% होगा आंसर। एग्जाम हॉल में आपको मालूम रहेगा, क्यों, पीवाईक्यू लगाया है ना। ठीक है, द डोर इन द फेस टेक्निक 100% इसका आंसर होगा, यानी कि थर्ड भी नहीं होगा आंसर, फोर्थ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि थर्ड और फोर्थ आपका आंसर होगा। ठीक है, अब क्या बचा देखिए, ए एंड बी एंड ए एंड सी। ठीक है, दैट्स नॉट ऑल अप्रोच और प्लेइंग हार्ड टू गेट आपकी यहां पर दी हुई है। और आप याद करिए, आपने ये वाली अप्रोच को भी ऑलरेडी देखा हुआ है, फुट इन द डोर को देखा हुआ है। किस पे है ये आपकी कंसिस्टेंसी पे आती है ना, डिस्कस किया था, कंसिस्टेंसी पे आएगी, कमिटमेंट पे आएगी। बी वाली जो है वो किस में आएगी, वो आएगी आपकी इस रेसिप्रोसिटी के अंदर। ठीक है, ये वाली आएगी यहाँ पर। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए एंड बी ओनली। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, द डोर इन द फेस टेक्निक और दैट्स नॉट ऑल अप्रोच। ठीक है, कि इतना ही नहीं, ये भी ले लो, ये भी ले लो। ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है आपकी रेसिप्रोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो डोर इन द फेस कभी भी आप ऐसे ही एनकोड करिएगा, और TNA दैट्स नॉट ऑल किस पे आएगा, ये आता है आपके रेसिप्रोसिटी नॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, DTR। ठीक है, डिश टीवी लगता है, उसी प्रकार से आप DTR कर सकते हो। डोर इन द फेस दैट्स नॉट ऑल किस पे आएगा, आपके इस रेसिप्रोसिटी पे आता है। फुट इन द डोर कहाँ पर आता है, आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर आएगा। इसको आपने ध्यान रखना है, पीवाईक्यू आपका सीधा सीधा, और कुछ भी इसके अंदर आपने एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। अनुपालन लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां पारस्परिकता पर आधारित हैं, बड़ी मांग रखकर छोटी मांग। यस, पहले हमको मैगी खिला दीजिए आंटी जी, या फिर पानी पिला दीजिए, फिर आपको पानी मिल जाएगा, यही पर्याप्त नहीं है, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। ए एंड बी यहाँ पर सही आंसर होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, एटीट्यूड्स कैन बी। ये देखो, इसको बोलते हैं पीवाईक्यू, फटाफट रिपीट हो रहा है। अब कैसे हो रहा है देखो, आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, मेयर एक्सपोजर, केवल एक्सपोज होने से, केवल आप उसके सामने जाएंगे, कहाँ से आ रहा है कंसेप्ट, रॉबर्ट जजोंग से आ रहा है। इसको हमने पीवाईक्यू में किया हुआ है, बोला था ना आपको कि 2021 के पीवाईक्यू में इसको हम देखेंगे दोबारा पुनः फिर से। वो यही सवाल है आपका, मेयर एक्सपोजर वाला आपका जो सवाल है, ये आपको यहाँ पर यही सिखा रहा है। ठीक है, ओके, देखिए सी तो आंसर होगा, और सी के साथ क्या होगा आपको देखिए, वो क्या है आपका, वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सबलिमिनल कंडीशनिंग, यानी कि ए एंड सी जो है यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए एंड सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां समझने का ट्राई करिए सवाल बोल क्या रहा है। एटीट्यूड्स कैन बी क्लासिकली कंडीशन। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है मालूम है, यस मालूम है। इवन विदाउट अवर अवेयरनेस, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हमारी अवेयरनेस के बिना, यानी कैसे हो रहा है ये हो रहा है आपका सबकॉन्शियसली। ठीक है, सबकॉन्शियसली आपकी अवेयरनेस के बिना। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कैसे होगा, केवल आपके एक्सपोजर से। देखिए आपको नहीं पता पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कंटिन्यूसली आप जो है गोल्ड पीवाईक्यू वीडियोस आप देख रहे हो, कंटिन्यूसली देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या होगा, जब भी कभी आप सवाल देखोगे उसको क्या करोगे, आप रिकॉल करने का ट्राई करोगे कि सर ने ऐसा बताया था, वैसा बताया था, अब जो है मैं इसको ऐसे अप्लाई करूंगा बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर। ठीक है, आपको इतना एक्सपोज कर दिया यहाँ पर इन वीडियोस के माध्यम से पीवाईक्यू के अंदर, कि आपको जो है क्या होगा, वो आपके अंदर वो एटीट्यूड देखिए डेवलप हो जाएगा। जब आप एग्जाम में जाओगे ना, आप एलिमिनेट करना, इसको रिकॉल करना, इस प्रकार से लिंक करना आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो रहा है, विदाउट अवर अवेयरनेस। आप देख रहे हो ये वीडियो, लेकिन आपके सबकॉन्शियसली माइंड में चल रहा है, अच्छा ऐसे एलिमिनेट करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, ओके। एंड यहां पर देखिए एक और जो इसका आंसर है वो है आपका सबलिमिनल कंडीशनिंग। सबलिमिनल कंडीशनिंग क्या होती है, जो आप देखते हैं ना पीछे, इस प्रकार से देखिए, आप देख रहे हैं ये वीडियो,
लेकिन यहाँ पे ये आपको जो है पीछे वाटरमार्क आपको दिखता है या फिर ये जो लिखा हुआ है, ये किस प्रकार से काम करता है, ये काम करता है आपके सबलिमिनल कंडीशनिंग। आपका ध्यान कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन नहीं, आपको क्या होगा रिकॉल बाद में, अच्छा अगर ये ई बुक लेनी है हमको तो क्या करना होगा, हमको ऐसे स्टेप्स करने होंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। ये सब कहाँ आता है, ये सब आता है आपके सबकॉन्शियसली विदाउट योर अवेयरनेस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सही, और यही आगे जाके क्या बनता है पता है आपको, यही आगे जाके बनेगा आपका सबलिमिनल परसेप्शन। यूनिट नंबर 5 की जब वीडियो करेंगे तो समझ में आएगा सबलिमिनल परसेप्शन क्या है, वही है। वहां पे आपको वाटरमार्क दिखाएंगे, ये क्या है आपके बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है, तो ए एंड सी सही आंसर मालूम पड़ गया। अब देखिए सोशल नेटवर्क, आप किसी भी सोशल नेटवर्क को यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, अवेयरनेस के साथ यूज करते हैं। फेसबुक हो जाएगा, इंस्टाग्राम हो जाएगा, और कुछ भी एप्पल वगैरह जो भी है आपका यूज करते हैं आप, ठीक है, ऑनलाइन, वो सब कैसे आता है, आपकी अवेयरनेस के माध्यम से आता है। और यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, तो ये तो आपको मालूम ही है ना कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है प्रेक्षणात्मक अधिगम आपके बिना कॉन्शियस हुए बिना कैसे हो सकता है, सब कॉन्शियसली तो हो ही नहीं सकता है। आप देखो है कि नहीं, सब कॉन्शियसली हो सकता है कि बताओ, ऑब्जर्वेशन लर्निंग नहीं। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, 4 चीज़ें आती हैं, एमिड, अटेंशन, मोटिवेशन, इमिटेशन, डिजायर, ये आप देखेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अंदर आपकी आती है, किसने दिया है आपको, एल्बर्ट बंडूरा ने दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपको, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म भी दिया हुआ है, पारिस्थितिक नियतिवाद भी दिया हुआ है, सब कुछ किया है हमने पीवाईक्यूज के अंदर। ठीक है, ऐसे आपने रिवाइज करना है। एंड अब देखिए, केवल अगर आपको ये मालूम है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है यानी कि कॉन्शियसली आपको सोचना पड़ता है, यानी कि विथ अवर अवेयरनेस होगा वहां पर, विदाउट नहीं होगा, विथ होगा, है ना। तो यहां पर देखिए आप बी को एलिमिनेट कर देते, सिंपली बी निकाल दो, बी निकाल दो, बी निकाल दो, आंसर आपके सामने था। ठीक है, तो अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के, आप सवाल पढ़ के जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करके भी आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, अभिवृत्तियों का क्लासिकी अनुबंधन बिना स्वतः जागरूकता अनजाने में कि निम्न में से किसके माध्यम से हो सकता है, उपदेहलीय। ये देखिए यहाँ उपदेहलीय लिखा हुआ है, कहीं कहीं देहलीय मिलेगा, कुछ भी देख देते हैं हिंदी में। उपदेहलीय अनुबंधन आएगा और आपका केवल अनावृत्ति आएगी। केवल अनावृत्ति किसके द्वारा दी गई है आपको, रॉबर्ट जाजोंग के द्वारा दी गई है। आगे पीवाईक्यू में फिर से आपको ये आएगा। ठीक है, सामाजिक संजाल, देखिए आपने कभी सोशल मीडिया बोला है क्या, कभी आपने संजाल बोला है जीवन में, पहली बार आप देख रहे हो संजाल कुछ चीज होती है। ठीक है, ओके, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर आपका, ए एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर 3। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। आप देख रहे हो आपने पीवाईक्यू अगर लगाया हुआ है प्रॉपरली तो सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाती है, काफी ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, अब देखिए पहली बार आपको ये कॉग्निटिव डिसोनेंस पे सवाल मिल रहा है, लेकिन इसके पहले आप क्या सीख चुके हैं, इसी नाम के व्यक्ति ने एक और थ्योरी दी थी, वो आपको ऑलरेडी मालूम है कौन सी। अब इसको करने के लिए क्या करना है, इसको समझने के लिए आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी खोल लेना है चुपचाप, बढ़िया से लिखा हुआ है वहां पे, एकदम सेम सिंपल भाषा के अंदर आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा कॉग्निटिव डिसोनेंस आपके एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, ओके, यहां पर देखिए पहले सबसे पहले देखिए आंसर सही क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ये यहां पर इसका सही आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका, ये वाला। किसने दी है आपको सीडी थ्योरी, आपको दी है लियोन फेस्टिंगर ने, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा वहां से। ठीक है, ओके, अब इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है वो आपने नोट डाउन करना है। ये आपको पहली बार पूछा गया है, आगे फिर से पूछेंगे, इसलिए आपको यहां पर क्या करना है, आपने लर्निंग लेनी है। यहां पर कॉग्निटिव यानी कि क्या है, संज्ञानात्मक विसंवेदिता यानी कि डिसोनेंस। आपके देखिए जब भी आपका एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में क्या नहीं रहेगा, सामंजस्य नहीं रहेगा, ठीक है, या इनके बीच क्या चलेगा, लफड़ा चलेगा, तो क्या होगा, आपको यहां पर प्रॉपर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, आपका एटीट्यूड क्या है कि मैं परीक्षा पास कर लूं, ये आपका एटीट्यूड है, लेकिन भैया बिहेवियर में क्या है, पीवाईक्यू नहीं लगा रहे हो, सुबह शाम उठते बैठते जागते पीवाईक्यू नहीं लगाओगे कैसे होगा, ये बराबर नहीं बैठेगा, है ना। ओके, अब यहां देखिए क्या क्या सीखना है आपने, सीखना यहां पर यह है, डिसोनेंस ऑफन अकर्स इन सिचुएशंस इन्वॉल्विंग फोर्स्ड कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब मालूम है, यस, रॉबर्ट चियाल्दिनी की एंट्री हो जाएगी। फोर्स्ड कंप्लायंस यानी कि आप जबरदस्ती किसी से कोई कार्य करा रहे हो, है ना, रिक्वेस्ट वगैरह नहीं छोड़ के आप क्या बोल रहे हो, नहीं तुमको ये जबरदस्ती करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डिसोनेंस, ये जो विसंवेदिता है, ऑफन अकर्स इन, कब होती है, इन सिचुएशंस इन्वॉल्विंग फोर्स्ड कंप्लायंस। बिल्कुल सही बात है। आपका एटीट्यूड क्या है कि नहीं, नोटबंदी में ये मामला गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका बिहेवियर क्या करवा रहे हैं, आपको मीडिया के सामने जाके बोलना पड़ रहा है कि ऐसा 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 है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर, फोर्स्ड कंप्लायंस। ऊपर से आपको ऑर्डर है कि नहीं करना पड़ेगा, इच्छा नहीं है, आप जानते हो गलत है, फिर क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है आपका डिसोनेंस। ठीक है, मतलब मान के चलिए, इसका एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पर
क्या बोल सकते हैं, कोई नेता है, ठीक है, कोई नेता के बेटे ने क्या कर दिया, किसी नेता के बेटे ने यहाँ पर रेप कर दिया, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, समझते हैं इसको आसान भाषा में। एक नेता के बेटे ने रेप कर दिया, कई बार मूवीज में देखा भी होगा, ठीक है। रेप कर दिया तो जो लड़की थी बहुत ही गरीब घर की थी, ऐसा वैसा, काफ़ी मीडिया में आ गया, पूरे देश में हल्ला हो गया, मूवीज़ की बता रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर एक वकील था, ठीक है, उस वकील को क्या हुआ, इस नेता ने फोर्स किया। अब ये जो वकील है जानता है कि नहीं ये लड़की निर्दोष है, या फिर इस प्रकार से, मतलब ये जो इसका बेटा है ये दोषी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन चूंकि ऊपर से ऑर्डर है, ये जानता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी किसके लिए लड़ता है, वो इस नेता के बेटे के लिए लड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा, उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर क्या चलेगा, यहाँ पर आपका डिसोनेंस चलेगा, ठीक है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। उसको मालूम है कि बिहेवियर मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे उसको बचाना नहीं बल्कि उसको फांसी दिलानी चाहिए, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा आजीवन कारावास होना चाहिए। लेकिन क्या कर रहा है वो अगले दिन ही बेल करा देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फोर्स्ड कंप्लायंस, ठीक है। खैर, अटेम्प्ट टू रिजॉल्व डिसोनेंस आर रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीज्ड कॉर्टिकल एक्टिविटी, ये आपको लर्निंग लेनी है आप कि क्या होगा यहाँ पर आपकी जो कॉर्टिकल एक्टिविटी है, जबकि वल्कुटीय आपकी जो हरकतें हैं, एक्टिविटी है, क्रियाएं है, क्या होती है, इनके अंदर इंक्रीमेंट आपको देखने मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हाई लेवल का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी डिसोनेंस होगा या आप उसको डिसोनेंस को रिजॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो क्या होगा आपकी कॉर्टिकल एक्टिविटी में वहां पर आपको बढ़ोतरी या तेजी आपको वहां पर देखने को मिलेगी उसके अंदर। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, डिसोनेंस कैन नॉट बी रिड्यूस। जैसे ही आपने देखा ये स्टेटमेंट, कैन नॉट बी, ऑलवेज, ऐसा जो स्टेटमेंट होता है काफी बहुत फोर्स वाला, वो हमेशा गलत होता है। डिसोनेंस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड डायरेक्टली बट ओनली बाय एडिंग कॉग्निशंस दैट जस्टिफाई योर बिहेवियर्स, ठीक है। आप डिसोनेंस को डायरेक्टली रिड्यूस नहीं कर सकते, केवल आपको क्या करना होगा, आपके दिमाग में कॉग्निशंस जो है, एटीट्यूड में आपको चेंज करने होंगे, जो क्या करेंगे, आपके बिहेवियर को जस्टिफाई करेंगे। ऐसा नहीं है, आप बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको रेफरेंस कहाँ दिया हुआ है, एनसीईआरटी, इसलिए आपको बोल रहे हैं रीडिंग एक बार कर लेनी है। डिसोनेंस इज स्ट्रॉन्गर व्हेन वी हैव लिटिल जस्टिफिकेशन फॉर आवर एटीट्यूड इन कंसिस्टेंट बिहेवियर, ये भी सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर सही आंसर होता है ABD। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपके अगले सवाल की ओर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक असंगति की विशेषता बतलाता है? ABD यहाँ पर सही ऑप्शन है। असंगति उन परिस्थितियों में होती है जिनमें अनिवार्य अनुपालन, नेता के बेटे को बचाना ही पड़ेगा, ठीक है। असंगति निवारण के प्रयास वर्धित प्रांतिक कॉर्टिकल गतिविधि प्रदर्शित होते हैं, यस। और असंगति तब प्रबल होती है जब हमारे पास अभिवृत्ति असंगत व्यवहार का कोई तर्क नहीं होता है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, रिपीट सवाल है ना, PYQ रिपीट। आप इसके अंदर से इसको देख चुके हो, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, RCT किसके द्वारा है? आपके मुजफ्फर शरीफ के द्वारा है। कई बार किया हुआ है इसको हमने। और आपका आंसर देखिए निकलता है क्या, बी के साथ क्या मार्क कर दोगे आप? बी के साथ मार्क कर दोगे यहाँ पर आप 4 को। क्यों मार्क करोगे 4 को? क्योंकि यहाँ पर दिया है कंपटीशन कोऑपरेशन। जब भी आएगा आपके दिमाग में ये थ्योरी घुस जानी चाहिए फटाक से, ठीक है। इंटर ग्रुप कंपटीशन एज अ सोर्स ऑफ प्रेजुडिस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी के साथ 4 आपको 2 ऑप्शन में दिया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल या तो सेकेंड हो सकता है या फिर 4th हो सकता है। कौन सा होगा उसको यहां देखते हैं। अगला देखिए क्या बोल रहे हैं, इलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। ये जो अगला वाला ये क्या है, ये बात करता है सेंट्रल एंड पेरिफेरल रूट टू परसुएशन। परसुएट करने के लिए आपके 2 प्रकार के रूट होते हैं, एक केंद्रीय और एक आपका यहाँ पर पेरिफेरल रूट जो है परिधीय, 2 प्रकार के होते हैं। ये आपका मैच करेगा ए के साथ सेकेंड, ए के साथ सेकेंड दिया है केवल एक के अंदर, ये हो जाता है आपका सही आंसर। इसको आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये सवाल आपके लिए IMP रहने वाला है। ग्लास क्लिफ क्या है? ग्लास क्लिफ है आपकी यहाँ पर इसके अंदर, ये हो गया। ग्लास क्लिफ क्या है? आपके जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं, ठीक है। ये आपको देखो PYQ आगे देखने मिलेगा आपको महिलाओं के ऊपर 24-25 में। और शिज्म क्या है? शिज्म है आपका आइडियोलॉजिकल चेंज इन कोर एस्पेक्ट ऑफ अ ग्रुप। इसमें से चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से एनकोड करिएगा। सारे के सारे क्या है यहाँ पर आपके लिए IMP रहने वाले हैं, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। उससे पहले देखते हैं यहाँ पर हिंदी में विवर्धन संभावना प्रतिमान के अंदर आप बात करेंगे प्रत्यायन के केंद्रिक एवं परिधीय मार्ग। प्रत्यायन ये भी देखो आपको 21 का PYQ 23-24 में आया हुआ है, पटक के आया हुआ है, ठीक है। वास्तविक द्वंद्व का सिद्धांत आपको इसके बारे में बात करता है। ग्लास क्लिफ आपकी इसकी बात करता है। सिज्म विच्छेदवाद जो है आपकी इसके बारे में बात करता है। किसी समूह के महत्वपूर्ण पहलू में सैद्धांतिक परिवर्तन, ठीक है। मतलब एकदम से आइडियोलॉजिकल चेंज जब हो जाएगा तो कहाँ आ जाएगा वो? शिज्म में आ जाएगा, विच्छेदवाद में आ जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या है यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर 4। इसको आप ध्यान रखेंगे, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, PYQ में फिर से आएगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें आपने एक निमोनिक याद करना है।
ये पहली और आखिरी बार ये सवाल आया था, इसके बाद ये नहीं आया। क्या दिया है? थिबाउ एंड केली 1959 के अंदर, ठीक है, ने एक थ्योरी दी है, इसका नाम क्या है? सोशल एक्सचेंज थ्योरी। इसके पहले कौन सी थ्योरी मालूम थी आपको? सोशल इम्पैक्ट थ्योरी। किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी आपके बिब लटाने के द्वारा, लटाने लेटने जो भी है, ठीक है। थिबाउ एंड केली ने क्या दी है? 1959 के अंदर एक थ्योरी दी है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है आपकी सोशल एक्सचेंज थ्योरी, सामाजिक विनिमय सिद्धांत यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर आपको एक निमोनिक याद करना है। निमोनिक क्या है उसके पहले देखिए सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही आंसर है। सबसे पहले क्या आएगा? आपकी सैम्पलिंग आएगी, सैम्पलिंग, फिर आएगी आपकी बार्गेनिंग, SBI तो जानते हो आप, फिर आपका आएगा B कमिटमेंट, ठीक है, और फिर आएगा आपका C, और फिर आएगा आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है, SBCI, ठीक है। तो आपने SBI बैंक में अगर आपका खाता खोला है तो अब कहाँ खोलना है आपको? SBCI के अंदर खाता खोलना है। कहाँ देखने मिलता है आपको? सोशल एक्सचेंज थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो SEBI, SBCI ऐसे आप इसको एनकोड कर लोगे। सवाल ये पहली और आखिरी बार आया था थिबाउ एंड केली के ऊपर, लेकिन अगली बार क्या पूछेंगे कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? आप क्या मार्क करोगे? थिबाउ एंड केली। सही ऑर्डर क्या है? SBCI, सैम्पलिंग, बार्गेनिंग, फिर आपका कमिटमेंट और फिर आपका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यहाँ पर सही ऑर्डर होगा, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक चीज देखना है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन, ये क्या दिए गए हैं? चरण दिए गए हैं। किसके अंदर दिए गए हैं? इन द रिलेशनशिप मेंटेनेंस। रिलेशनशिप मेंटेनेंस किसके बीच होगा? कोई दो लोग होंगे, उनके बीच ही होगा ना, अपने खुद के में तो होगा नहीं। एज सजेस्टेड बाय, तो अगली बार पूछेगा कि रिलेशनशिप मेंटेनेंस के बारे में किसने 4 चरण दिए हैं, कौन कौन से आते हैं, तो क्या मार्क करोगे आप? थिबाउ एंड केली ने आपको वहां दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर देखिए थिबाउ एंड केली द्वारा उनके सामाजिक विनिमय के सिद्धांत में दिए गए संबंध अनुरक्षण में स्तरों का सही क्रम क्या है? SBCI इसका सही। अब देखो आप कैसे करोगे? प्रतिबद्धता, प्रतिदर्शन, अब यहां दिया है प्रतिदर्शन, सैम्पलिंग, SBCI, इसलिए आपको बोलते हैं, अंग्रेजी में एक बार देख लेना है, फटाफट आपके लिए इजी हो जाएगा। सैम्पलिंग, बार्गेनिंग, कमिटमेंट और फिर आपका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। काफी समय से पूछा नहीं गया है सवाल, हो सकता है आ जाए, प्रबलता इसकी बनती है। सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, और जो आई गेस आपका यस, ये आपका अंतिम सवाल है, ठीक है, और इसको भी आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। एक बार फिर से आपका PYQ रिपीट। क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। अब देखिए आजकल क्या ऐसे सवाल आते हैं? आजकल ऐसे सवाल तो नहीं आते हैं, ठीक है। लुइन की, कौन से लुइन की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है लुइन की। लुइन असर्टेड दैट अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। PYQ। पिछले वीडियोस में हमने क्या किया हुआ है? हमने किया है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। वहां बताया था आपको 3 प्रकार के होते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस और अप्रोच अवॉइडेंस। उसमें से क्या बोल रहे हैं कि अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, ऐसा बोला गया है। किसके द्वारा? ऐसा बोला गया है आपको लुइन के द्वारा, ठीक है। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं, वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पर ट्राई करेंगे लर्निंग लेने का कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। आजकल इस प्रकार के सवाल आते नहीं है असर्शन वाले, लेकिन जो नॉलेज है वो आपने लेना है यहाँ पर। लेविन ने बलपूर्वक कहा कि परिहार होगा, और परोहार परिहार द्वंद्व तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर है, ठीक है, और विपरीत वेग असंतुलन की अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। विपरीत वेग असंतुलन की अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और दोनों में से अपोजिंग फोर्सेस टेंड टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। यहां पे इन्होंने दिया हुआ है। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ये आपका करेक्ट आंसर है। A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट। अगली बार के लिए इतना आपको ध्यान रखना है कि अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट जो है ये रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं 100%। किसने कहा है ये आपको? ये कहा है आपको कर्ट यहाँ पर लुइन ने, ठीक है। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं करना। अब यहाँ देखिए डिसइक्विलिब्रियम, क्या हमने इसको नहीं किया है मोटिवेशन वाले वीडियोस के अंदर? बताइए। होम्योस्टेसिस, वो सब जो हमने बात की थी, कहीं ना कहीं इसका संबंध उसी चीज से हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इस सवाल के अंदर, जो कि आपका सवाल नंबर 90। एंड इसके बाद अगला सवाल है क्या? नहीं, आपकी की लगी हुई है, तो इसी के साथ आपका जो है यहाँ पर जून एंड दिसंबर 2021 के सभी सवाल समाप्त होते हैं। यहाँ पर कितने सवाल थे आपके? आपके थे यहाँ पर 10 सवाल, ठीक है। 10 में से देखा आपने 4-5 PYQ थे आपके, 5 कुछ आपके नए इंपॉर्टेंट सवाल थे। इनको आप प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।
एंड अगर आप इसी प्रकार के और लेक्चर्स देखना चाहते हैं आप, तो क्या कर सकते हैं, आप चेक करिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, नंबर वैसे यहाँ भी दिया है। अभी यहाँ पर आपको दिवाली के अंदर 3 मंथ का आपको यहाँ प्रोग्राम मिल रहा है, ताकि आप दिसंबर पेपर के पहले इसी प्रकार से यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के सभी वीडियोस को आप कर लें, प्रॉपरली रिवाइज कर लें और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट 3 मंथ के लिए आपका दिसंबर 25 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कर लें, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, डिटेल्स दी गई हैं। कोर्स अगर पूरा नहीं ले पा रहे हैं, प्रोग्राम पूरा नहीं ले पा रहे हैं, तो एटलीस्ट PYQ ई बुक ले लें। दोनों में से कुछ एक चुनाव कर लें, ताकि आपको दिसंबर 25 अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए। और इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।